गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मानव संसाधन पीछे का अपना बिंदु चल रहा था। मानव संसाधन पीछे की जो संसाधन को लेकर डेफिनेशन वगैरह मैंने आपको बताई थी वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट आता है, क्योंकि ज्यादा हार्ड नहीं है, ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है और नई जानकारी आपको मिलती है। ये हो सकता है कि 6-7 तक आपके ऐसे कोई टॉपिक नहीं आया, और या फिर हो सकता है कि इनमें से ज्योग्राफी में तो लगभग सेम से ही चलते हैं, तो ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, तो आप बहुत अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो मानव संसाधन अपना चल रहा था। कल मैंने मानव संसाधन के बारे में आपको लगभग बहुत सारी चीजें बता दी थी कि मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है, कि जब जनसंख्या का निवेश शिक्षा में, स्वास्थ्य में, तकनीक में या अन्य सेवाओं में किया जाता है तो उसे मानव संसाधन या मानव पूंजी का निर्माण होता है, उसे हम मानव संसाधन कहते हैं। बहुत इजी सी है। अब देखिए यहाँ पर हम आगे का इसका जो बिंदु है वो लेते हैं। भारत सरकार ने क्या किया, मानव संसाधन मंत्रालय की स्थापना 1985 में की। मानव संसाधन मंत्रालय की स्थापना की कब, ये स्थापना हुई थी 1985 ईस्वी में। ठीक है। अब ये मानव संसाधन की जो स्थापना की 1985 में, इस स्थापना के पीछे भारत सरकार का जो इंटेंशन था, उद्देश्य था, वो उद्देश्य क्या था, और वो उद्देश्य ये है कि इस मंत्रालय का निर्माण लोगों की कौशल किया गया। यानी इसका अगर उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो इसका उद्देश्य जो था वो था कि मनुष्य के कौशल को बढ़ाने के लिए, इसका जो उद्देश्य था वो था, या इसका जो निर्माण था वो क्यों किया गया था, लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए। यहाँ जो कौशल शब्द आया है, इस कौशल शब्द का आशय क्या है, लोगों की, हम कह सकते हैं उसकी क्षमता, उनकी योग्यता, ये हम कह सकते हैं कि लोगों की क्षमता, योग्यता को बढ़ाने के लिए इसका निर्माण 1985 में भारत सरकार के द्वारा किया गया। अब देखिए इससे ये क्या प्रदर्शित किया गया, इससे ये प्रदर्शित किया गया कि मानव संसाधन देश के लिए, समाज के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। यानी मानव संसाधन जो मंत्रालय है उसकी स्थापना 1985 में हुई, और उस स्थापना के पीछे लोगों का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य क्या था, भारत सरकार का जो उद्देश्य था वो क्या था, कि जो जनसंख्या है उनमें इस क्षमता को या उनकी कुशलता को बढ़ाया जाए, उनकी योग्यता को बढ़ाया जाए, उनके अंदर जो क्वालिटीज है, योग्यता है, सक्षमता है, उसका विकास किया जाए। क्यों? क्योंकि हमें खाली जनसंख्या को जनसंख्या नहीं रखना था, बल्कि उसे संसाधन बनाना था। तो इस तरह के उद्देश्य थे भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय की स्थापना के पीछे। अब देखिए दूसरी जो योजना थी, मैं आपको ये इन मानव संसाधन के माध्यम से ये बता रही हूँ कि सरकार के द्वारा जो जनसंख्या है उससे मानव संसाधन बनाने के लिए किस तरह के प्रयास किए गए, और एक इसी तरह का जो प्रयास किया गया वो 2015 में किया गया, वो था प्रधानमंत्री कौशल योजना। प्रधानमंत्री कौशल योजना, और ये हुई थी 2015 में शुरू, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो अपने प्रधानमंत्री है और उस समय 2014 में भी बने थे। उसके बाद में दोबारा उन्होंने अपना पद ग्रहण किया है। तो यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री कौशल योजना दूसरी योजना बनी। क्यों बनी? मानव संसाधन में वृद्धि करने के लिए, मानव संसाधन का विकास करने के लिए, लोगों में उनकी योग्यता, उनकी कुशलता, उनकी क्षमता का विकास करने के लिए। तो प्रधानमंत्री कौशल योजना जो 2015 में निर्मित हुई थी, बनी थी, इसका निर्माण हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था? इसमें 1 करोड़ भारतीय युवाओं को, इसका उद्देश्य देखिए क्या था, 1 करोड़
भारतीय युवाओं को 2016 से लेकर 2020 तक ये अवधि रखी गई उसकी, यानी 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से लेकर 2020 तक प्रशिक्षित करना। तक क्या करना? प्रशिक्षित करना। प्रशिक्षित करना का मतलब उनमें जो योग्यता है उस योग्यता को ट्रेंड करना, उनको उसका प्रशिक्षण देना, ताकि वो क्या हो जाए, आत्मनिर्भर बन जाए। जैसे मान लीजिए कभी ये होता है कि सभी लोग नौकरियों के पीछे भागते हैं, गवर्नमेंट जॉब के पीछे, प्राइवेट सेक्टर के पीछे, तो ये आवश्यक नहीं कि जितने ज्यादा बेरोजगारी भारत में वैसे ही बेरोजगारी की दर ज्यादा है तो सभी लोगों को रोजगार प्राप्त हो, सभी लोगों की नौकरी लगे, ये आवश्यक नहीं होता। तो सरकार इसके माध्यम से क्या करना चाहती है, वो ये चाहती है कि प्रशिक्षण दिया जाए युवाओं को, किसी को प्रशिक्षण दिया जाए, किसका? स्वरोजगार का। जैसे मान लो कि कच्चा माल उपलब्ध करवा दिया और इस कच्चे माल से उनको छोटे छोटे उद्योग लगा दिए, चटाई बनाने का है, उनको दरिया बनाने का है, और कोई प्रकार के बहुत सारे प्रकार के खिलौने बनाने का है। तो इन छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से वो खुद भी आत्मनिर्भर बनेंगे और साथ में आगे आने वाले और जो बेरोजगार है उनको भी रोजगार प्रदान करेंगे। इसी प्रकार जो महिलाएं हैं उनके लिए भी जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, इनका प्रशिक्षण देना, 3 से 4 महीने के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। साथ ही जो ब्यूटी पार्लर का कोर्स है उनको करवाया जाता है, या फिर वो जिस क्षेत्र में योग्य है उनको उसका प्रशिक्षण दिया जाता है, और साथ में सरकार के द्वारा फिर आर्थिक सहायता भी दी जाती है ताकि वो उस उद्योग की स्थापना कर सके। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए, स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए, लोगों की कौशल को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा 2015 में भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है उसका निर्माण किया गया, उसकी शुरुआत की गई। और इस योजना का उद्देश्य जो था वो रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार कौशल, योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना। मतलब कुल मिलाकर अगर इसका उद्देश्य देखें तो स्वरोजगार को, रोजगार व आत्मनिर्भरता को क्या देना? बढ़ावा देना। ये इसका क्या था? उद्देश्य था। तो देखिए दो हमने पढ़ी है बातें। एक तो क्या पढ़ी? भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना 1985 में की। इसके साथ साथ ही 2015 में भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत हुई। और ये सब सारी चीजें किसको बढ़ाने के लिए हो रही है? मानव संसाधन को बढ़ाने के लिए की जा रही है। तो अब हम आगे देखते हैं कि ये जो जनसंख्या है, लोग हैं, वो किस तरह से फैले हुए हैं। कोई भी देश होता है उसमें जनसंख्या का वितरण होता है। वितरण का मतलब होता है जनसंख्या कैसे फैली हुई है। एक ही स्थान पर, एक ही शहर में तो सारे लोग रहते नहीं है, वो क्या होते हैं? अलग अलग स्थानों पर रहते हैं। तो अगला जो पॉइंट है वो अपना पॉइंट है जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण से देखिए क्या तात्पर्य है कि जो जनसंख्या है वो किस तरह से फैली हुई है, किस तरह से बसी हुई है। सभी जगह एक सी जनसंख्या नहीं है, असमान वितरण है जनसंख्या का। जहां पर समतल मैदान है, उपजाऊ भूमि है, वहां पर जनसंख्या ज्यादा रहती है, वहां जन घनत्व ज्यादा रहता है। जहां पहाड़ी है, मरुस्थलीय इलाके हैं, जहां पर भौतिक सुख सुविधाओं का अभाव है, वहां जनसंख्या का बसावट जो है जनसंख्या की वो कम रहती है। तो ये जो भौगोलिक कारक होते हैं वो जनसंख्या के घनत्व को, उनके रहने को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जनसंख्या का जो वितरण है वो उसकी डेफिनेशन बता रही हूँ कि भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आपको भी लिखनी है कि भूपृष्ठ पर, भूपृष्ठ यानी भूमि के ऊपर, भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं, फैले का मतलब फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, फैले हैं, उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। उसे जनसंख्या
वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको लिखनी है। इसके साथ साथ असाइनमेंट में मैं 2 आपको योजना भेजूंगी, और वो अगर जिन बच्चों के पास किताब है तो वो किताब के अंदर से भी देख सकते हैं कि क्या आप जानते दिया हुआ है, और इन 2 क्या आप जानते हैं से आप लोगों को ये दोनों योजना जो दी हुई है, एक तो भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन अगर दिख रहा है तो, एक तो क्या आप जानते हैं, ये दोनों ही महत्वपूर्ण बातें हैं, तो ये दोनों ही आपको अपनी नोटबुक में करनी है। अब देखिए, भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का क्या कहते हैं, प्रतिरूप कहते हैं। तो देखिए किस तरह से फैला हुआ है। अगर मैं विश्व की जनसंख्या की बात करती हूँ तो विश्व की जो जनसंख्या है यानी 90% जनसंख्या, 10% को छोड़ दे, विश्व की जनसंख्या जिसमें 90% जो जनसंख्या है वो कितने प्रतिशत भूपृष्ठ पर रहती है, वो 30% पर ही रहती है। यानी विश्व की 90% जनसंख्या 30% भूभाग पर ही रहती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 90% लोग, अगर मैं ये कहती हूँ कि भारत के 90% लोग खाली 30% भूमि पर ही रहते हैं तो बहुत बड़ी बात है, यानी बसावट बहुत घनी हो गई। इसके साथ साथ विश्व में अगर हम जनसंख्या के घनत्व की बात करते हैं या वितरण की बात करते हैं तो वो असमान है, समान नहीं है। सभी जगह एक समान जनसंख्या का निवास नहीं रहता। ये हम कह सकते हैं क्या कि सिक्कर में जितने लोग रहते हैं क्या उतने ही जयपुर में रहते हैं? क्या अंतर नहीं है क्या? मतलब जनसंख्या की, अगर राजस्थान में अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो जयपुर में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, जनघनत्व भी जयपुर का सबसे ज्यादा है, और सीकर का उससे कम है। तो इसका मतलब असमान वितरण है, समान रूप से कहीं पर वितरित नहीं। कि कहां पर जनसंख्या कम है, कहां पर जनसंख्या ज्यादा है, ये पॉइंट देखते हैं अपन। यानी सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, और जो कम जनसंख्या है, विरल है, वहां कौन कौन से हैं। तो देखिए, जहां पर ज्यादा घने बसे क्षेत्र या सघन जनसंख्या के मामले अगर देखते हैं, सघन का मतलब घने, सघन बने बसे क्षेत्र, यानी जहां जनसंख्या ज्यादा है वो क्षेत्र देखिए कौन कौन से हैं। तो सघन बसे क्षेत्र में आता है दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, इसके साथ साथ यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं, उत्तर अमेरिका, ये घने बसे क्षेत्र है, यानी यहाँ जनसंख्या क्या है, ज्यादा है। और इसके साथ ही जो विरल बसे क्षेत्र है, यानी जहां जनसंख्या कम है, वो देखिए विरल बसे क्षेत्र। तो विरल बसे क्षेत्र में देखिए कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। इनमें आते हैं उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, इसके साथ साथ उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, इसके साथ उच्च पर्वतों, और इसके साथ साथ विषुवतीय वनों। इन सभी क्षेत्रों में जनसंख्या क्या है, विरल है। यहाँ पर सघन का मतलब ज्यादा है और विरल का मतलब होता है कम, यानी यहाँ जनसंख्या कम रहती है। और इन एरियो में जिसमें दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप, उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका, आगे इसकी डिटेल में जानकारी लेंगे कि किस प्रकार बसी हुई है और इसके कारण क्या है। यानी जनसंख्या इस तरह से असमान वितरित है। तो ये तो हमने देख लिया कि कहाँ कहाँ पर कम लोग रहते हैं और कहाँ कहाँ अधिक लोग रहते हैं। तो ये क्यों रहते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है। तो देखिए, इसका कारण होता है कि जनसंख्या जो जनघनत्व उसको प्रभावित करने वाले कारक
तो नेक्स्ट कक्षा में हम इसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।